हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। और हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है। मैंने आपको ईओक्यू खत्म करा दिया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में। ईओक्यू कंप्लीट हो गया है हमारा। ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी भी कंप्लीट होगी। लेवल ऑफ स्टॉक भी हमने कंप्लीट कर दिया है। मैथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू ये हमें करना है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और कैलकुलेटिंग ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये हमने प्रीवियस क्लास में खत्म करा। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। मटेरियल इशू करने के क्या क्या मेथड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल इशू, मटेरियल इशू का क्या मतलब होता है वो भी सीखेंगे। और मटेरियल इशू करने के क्या क्या मेथड है और किस प्राइस पे हमें मटेरियल इशू करना चाहिए उसकी बात भी ध्यान से देखेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज, वेटेड एवरेज, सिंपल, ये सब इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट, जो कि मटेरियल चैप्टर में आपको मैंने बताई थी। इतनी थ्योरी है और भी थ्योरी है, ये तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको याद करना थोड़ा समझना जरूरी है। आइए सर, एक नए पेज में हम डालेंगे मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, लिखेंगे मेथड मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। कहता है वो कौन सा मेथड है, किस प्राइस पे हमें मटेरियल को इशू करना चाहिए, वो उसके मेथड। दोस्तों, मेथड तो बहुत सारे हैं हमारे पास, पर हमारे पास बेसिकली अगर हम टोटल मेथड की बात करें तो काफ़ी टोटल मेथड के अंदर काफ़ी मेथड्स आ जाते हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल के हिसाब से कौन कौन से मेथड है, वो चार ही मेथड है प्रैक्टिकल हिसाब से आते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ एक बार कौन कौन से मेथड हमारे को पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड। अब कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर ये है मेन मेथड का नाम। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें पहला पढ़ना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा हमें पड़ता है लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को बोलते हैं फीफो, FIFO, फीफो मेथड। और लास्ट इन फर्स्ट आउट को बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड। एक और मेथड और आता है इसके अंदर, बेस्ड स्टॉक मेथड। एक मेथड और आता है बेस्ड स्टॉक मेथड। तो दोस्तों ये है ए पार्ट, जो उसमें तीनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है। फिर आता है बी पार्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे मेथड्स हो गए कुछ अलग मेथड। इस मेथड का नाम दिया स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इस मेथड का नाम दिया स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इस मेथड को स्पेसिफिक प्राइस मेथड कहा। इसके अंदर बहुत सारे मेथड, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्राइस मेथड। दूसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज, एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, इसको आप सिंपल एवरेज प्राइस मेथड बोल दो। इसको एवरेज बोलते हैं और सिंपल में बोलते हैं। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। एक हो गया वेटेड। इन दोनों के प्रैक्टिकल, मतलब ये जितने मैंने 5 लिखे हैं इनके तो है प्रैक्टिकल, मतलब इनके सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है, बस थ्योरी थ्योरी है, बस थ्योरी में ही बताया गया है। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी कोर्स में ही नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एक है मूविंग सिंपल एवरेज मेथड, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। और एक है मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास कौन कौन से हमें प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो हमारे को प्रैक्टिकल में ये वाले पढ़ने हैं।
ये हमारे प्रैक्टिकल में आएगा, मतलब इससे क्वेश्चन पुटअप है और यही हमारे कोर्स के अंदर है। इतना ही पार्ट हमारे कोर्स के अंदर है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं वो ये 5 कॉन्सेप्ट को समझ कर करने हैं, बाकी के लिए थ्योरी है, बाकी के लिए सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़कर खत्म कर देना है। सी हमारा तीसरा मेथड है मार्केट प्राइस मेथड। अब ये सब थ्योरी है, मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड। और डी हमारा रहेगा नेशनल प्राइस मेथड। ये हमारे कोई काम का नहीं है, बस लिख देता हूं कि 4 तरीके के मेथड होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में अगर पूछ लिया तो आप लिख पाओ कि 4 तरीके के मेथड कौन से होते हैं। 4 तरीके के मेथड बताइए कौन कौन से होते हैं। मेथड का नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड और नोशनल प्राइस मेथड। ठीक है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड। प्राइसिंग मटेरियल इशू का 4 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, मटेरियल इशू कर सकते हैं मटेरियल को 4 मेथड से, के प्राइसिस से मटेरियल को इशू करा जा सकता है। सिंपल, मटेरियल को इशू करने के 4 मेथड है, कॉस्ट प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड और नेशनल प्राइस मेथड। ठीक है जी। इसके अंदर ए पार्ट आता है आपके पास रिप्लेसमेंट मेथड। ये हमें थ्योरी पढ़नी है इसके अंदर, रिप्लेसमेंट मेथड। और बी हमारे पास आता है रिलाइजेबल प्राइस मेथड। फिर आता है हमारे पास रिलाइजेबल प्राइस मेथड। इसके बाद हमारे पास आता है इसमें ये आता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। और बी आता है इसमें इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। लो भाई, बात क्लियर है सर, बताइए। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास मटेरियल ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू का, मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू में 4 मेथड होते हैं, कॉस्ट प्राइस मेथड, स्पेसिफिक मेथड। ये वाले जो स्टार लगे हैं, स्टार का मतलब है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे इससे, और बाकी से नहीं आएंगे। यही स्टार का मतलब है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और बाकी के। तो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमें 5 मेथड पढ़ने हैं, लिफो, फीफो, बेस स्टॉक मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो एक एक मेथड से स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन सारे मेथड का है क्या। एक एक मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि कॉस्ट मटेरियल इशू का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ मटेरियल इशू, मीनिंग ऑफ मटेरियल इशू। सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ मटेरियल इशू। पहले ये समझिए कि मटेरियल इशू होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे कि क्या क्या मेथड है मटेरियल को इशू करने के, है ना। पहले समझेंगे मटेरियल इशू क्या होता है और क्या क्या मेथड है। देखिए दोस्तों, ये है ये है कंपनी का एक गोडाउन, ठीक है। ये है कंपनी का एक गोडाउन, ये कंपनी का गोडाउन है, ठीक। ये कंपनी का गोडाउन है और ये कंपनी की है फैक्ट्री। ये कंपनी की है फैक्ट्री। दोस्तों ये है सप्लायर, यहां सप्लायर रहता है। गोडाउन और फैक्ट्री आसपास है। एक मिनट देना। गोडाउन और फैक्ट्री आसपास है, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्री और गोडाउन में ज़्यादा दूरी नहीं होगी, फिर तो नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो गोडाउन जहाँ होता है उसी के आसपास कहीं ना कहीं फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री जहाँ होती है उसी के आसपास कहीं ना कहीं गोडाउन होता है। तो मान लो ये गोडाउन है, ये इसका गेट है और ये फैक्ट्री का गेट है। अब ध्यान ध्यान सुनना, सप्लायर से ऑनर ने मटेरियल लिया, सप्लायर ने मटेरियल
ओनर ने मटेरियल खरीदा, सप्लायर ने मटेरियल को यहां से ट्रक में चढ़ाया, मटेरियल को ट्रक में लोड कर दिया। ये क्या बना दिया? वैट बना दिया। ट्रक में लोड कर दिया। मान लो ये ट्रक है और ट्रक में मटेरियल लोड कर दिया गया है सप्लायर द्वारा। अब ये ट्रक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ट्रक जब आ जाता है गोडाउन पर, तो ये ट्रक गोडाउन पर अनलोड किया जाता है। तो ट्रक को गोडाउन पे क्या करा जाता है? अनलोड। क्योंकि गोडाउन बनाया है इसलिए जाता है कि जो भी ट्रक से मटेरियल आएगा वो गोडाउन पे आकर रुकेगा और यहाँ पर उसकी अनलोडिंग करी जाएगी। तो मटेरियल की अनलोडिंग करी जाती है। गोडाउन में एक केयर टेकर होता है गोडाउन का। गोडाउन में एक पर्सन बैठा होता है, गोडाउन में एक पर्सन बैठा होता है। उस पर्सन को नाम दिया जाता है स्टोर कीपर। उस पर्सन को नाम दिया जाता है स्टोर कीपर। गोडाउन में एक पर्सन होता है और उस पर्सन को नाम दिया जाता है स्टोर कीपर। इस बेसिकली इस पर्सन का क्या काम होता है? इस पर्सन का काम होता है मटेरियल को, जब मटेरियल उतारेगा, मटेरियल उतरवाना, मटेरियल को काउंट करना, मटेरियल काउंट करना। इस पर्सन का बेसिकली क्या काम होता है? मटेरियल कितना आया, कितना बच गया, मटेरियल कितना आया वो लिखना, कितना बच गया वो सब हिसाब लिखना, वो सब हिसाब लिखना। तो एक स्टोर कीपर बैठा होता है गोडाउन के अंदर जो मटेरियल की देखरेख करता है, जो मटेरियल कितना उतरा है, कितना मटेरियल आपके पास गोडाउन में बचा हुआ है, पहले से काउंटिंग वगैरह करना और सभी का हिसाब किताब बनाना। दोस्तों, जब कोई स्टोर कीपर, जब कोई स्टोर कीपर, ये हमारा कौन है? स्टोर कीपर, जो कहाँ बैठा होता है? गोडाउन में बैठा होता है, स्टोर में बैठा होता है, जहां पर मटेरियल को स्टोर करा जाता है। गोडाउन एक तरीके से हो गया। तो स्टोर कीपर क्या करता है? जो भी अपना हिसाब किताब है, जो भी हिसाब किताब है स्टोर का, मतलब कितना मटेरियल आया, मटेरियल से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है, उसके लिए एक बुक मेंटेन करता है। उसके लिए एक बुक मेंटेन करता है और उस बुक को हम कहते हैं स्टोर लेजर। क्या कहते हैं हम उस बुक को? स्टोर लेजर। तो ये कोई लेबर नहीं है, ये एक पर्सन है जिसको अकाउंटिंग, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। आप ये पर्सन को कॉस्ट अकाउंटेंट भी कह सकते हो, क्योंकि पर्सन कॉस्ट अकाउंटेंट भी, जिसने कॉस्टिंग पढ़ी होती है, वो पर्सन यहाँ पर बैठकर मटेरियल का हिसाब किताब करता है। और इसको बढ़िया से कुर्सी मिलती है और बढ़िया सा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह मिलता है, तो वो उतरवाता है, माल उतरवाते हैं लेबर, ये बस उतरवाएगा और चेक करेगा, काउंटिंग करेगा कितना है, ये इनका काम होता है। तो दोस्तों, एक स्टोर कीपर होता है जो गोडाउन में बैठा होता है। वो स्टोर कीपर क्या करता है? अपने हिसाब किताब के लिए, मटेरियल से रिलेटेड हिसाब किताब के लिए एक बुक मेंटेन करता है। उस बुक को नाम देते हैं स्टोर लेजर। तो ये एज अ पर्सन कौन हो सकता है? ये एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, जो एक बुक को मेंटेन करेगा और उस बुक को कहेंगे स्टोर लेजर। तो गोडाउन के अंदर दोस्तों क्या बनता है? एक स्टोर लेजर बनता है, जो कि स्टोर कीपर द्वारा बनाया जाता है। गोडाउन के अंदर एक स्टोर लेजर बनता है जो कि स्टोर कीपर द्वारा बनाया जाता है मटेरियल का हिसाब किताब लिखने के लिए। ठीक दोस्तों, ये जो ट्रक है, अब ये ट्रक का मटेरियल यहाँ से अनलोड किया जाएगा और अनलोड करके सारा मटेरियल यहाँ रखा जाएगा। तो ये मटेरियल, मान लो ये सारा मटेरियल यहाँ पर लाइन से रख दिया जाएगा। ये सभी मटेरियल लाइन से रख दिया जाएगा। ठीक है, मटेरियल, ये है मटेरियल, रख दिया। अब फैक्ट्री में होती है प्रोडक्शन, यहां होगी दोस्तों प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, तो अब स्टोर कीपर क्या करेगा? यहां पर स्टोर कीपर क्या करेगा? यहां से मटेरियल यहां पर पुचवाएगा। स्टोर कीपर मटेरियल गोडाउन से निकालकर
फैक्ट्री में पहुंचाता है। ठीक है, स्टोर कीपर गोडाउन से निकालकर फैक्ट्री में पहुंचाता है क्या, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। और जब स्टोर कीपर गोडाउन से मटेरियल निकालकर फैक्ट्री में ट्रांसफर करता है, दैट ट्रांसफर इज नोन एज मटेरियल इशू। इस ट्रांसफर को मटेरियल इशू कहा जाता है। जब स्टोर कीपर गोडाउन से निकालकर जब स्टोर कीपर गोडाउन से मटेरियल को निकालकर फैक्ट्री में पहुंचाता है, कितना मटेरियल फैक्ट्री में गया, कितना मटेरियल फैक्ट्री से वापसी हो गया, अब कितना मटेरियल गया, कल कितना मटेरियल गया, ये सभी का हिसाब किताब लिखना पड़ता है स्टोर लेजर में। तो स्टोर कीपर का काम होता है ट्रक से अनलोडिंग करवाना, उसकी काउंटिंग करना, उसका हिसाब किताब बनाना, और कितना मटेरियल जा रहा है वहां पर फैक्ट्री के अंदर इसकी। जब गोडाउन से स्टोर से मटेरियल फैक्ट्री में जाता है, इसको मटेरियल इशू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मटेरियल इशू। तो जब गोडाउन से, क्या मतलब है इसका, पूरा डायग्राम एज इट इज कॉपी करना है आपको। जब गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में भेजा जाता है, जब गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में भेजा जाता है, भेजा जाता है, उसे ही मटेरियल इशू कहा जाता है, उसे ही मटेरियल इशू कहा जाता है। क्या बात समझ में आई, उसे ही मटेरियल इशू कहते है। ये क्लियर है या नहीं है। मटेरियल इशू, मटेरियल इशू करना कोई बाहर मार्केट में नहीं बेचना, बस मटेरियल इशू का मतलब होता है जब भी हम अपने गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, इसको हम मटेरियल इशू कहते हैं। और ये पूरा चार्ट एज इट इज कॉपी करना है आपको, एज इट इज कॉपी करना है दोस्तों पूरा चार्ट, और ये भी लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप चार्ट कॉपी नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं चार्ट को एज इट इज कॉपी कर देना। थोड़ा सा यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से बैठकर कॉपी करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया मटेरियल इशू। तो मटेरियल अब किस प्राइस पर इशू करा जाएगा। भाई देखो, रोज मटेरियल जाता है, रोज मटेरियल आता है, कभी प्राइस बढ़ता है, कभी प्राइस कम होता है ना। भाई सप्लायर का जो प्राइसिंग है, जरूरी थोड़ा है कि आज है तो 10 साल के बाद भी आज ही रहेगा, एक महीने दिन में। प्राइस क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। प्राइस क्या होता है दोस्त, बढ़ता घटता रहता है। इसलिए एक मिनट, हाँ, प्राइस क्या होता है दोस्त, बढ़ता घटता रहता है। और इसलिए दोस्तों किस प्राइस पे मटेरियल इशू करा जाएगा, इसके लिए हमें मेथड्स पढ़ने होते हैं। मटेरियल इशू, मटेरियल गोडाउन से फैक्ट्री में भेजना, ये तो हो गया मटेरियल इशू। अभी किस प्राइस पर करा जाएगा, क्योंकि भाई कभी कुछ प्राइस पर आता है। भाई सप्लायर से मटेरियल गोडाउन पे जब रखेंगे, आज 20 रुपए का आया, कल 21 का आ जाएगा, फिर कभी 19 का आ जाएगा, तो भाई मार्केट जैसे फ्लक्चुएट होगी वैसे प्राइस भी फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो कभी 20 का, कभी 21 का, कभी 22 का, कभी 19 का। तो किस प्राइस पर आप गोडाउन से फैक्ट्री में मटेरियल को भेजते हो, इसको बोलते हैं मैथड। इसके लिए मैथड पढ़ने पड़ते हैं कि किस प्राइस में भेजना है। भैया आज किस प्राइस में मटेरियल भेजे गोडाउन में, आज किस प्राइस में मटेरियल भेजे, तो इसका इसीलिए पढ़ते हैं मैथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। क्या कहते हैं इसको, मैथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, इसलिए वर्ड लिखा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। किस प्राइस पे मटेरियल फैक्ट्री में भेजा जाएगा, उसी के लिए हमें पढ़ने होते हैं मैथड। और मैथड है फीफो, लीफो, बेस स्टॉक लेवल, एवरेज प्राइसिंग मेथड, और आपके पास वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। अब ये फीफो मेथड सभी का अलग अलग एजम्पशन होती है, सभी अपने अलग अलग बेसिस पर काम करते हैं। तो सभी का अलग अलग एजम्पशन है दोस्तों, और सभी अपने अलग अलग बेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो सभी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या होता है। ये हेडिंग डालेंगे। क्या आपको समझ में आया कि मटेरियल इशू किसे कहते हैं। ठीक है सर, होपफुल आपको क्लियर होगा, क्योंकि बड़े आराम से डिटेल में कराया था मैंने अभी आपको। आइए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज मैं आपको बस यही कराऊंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगली क्लास के अंदर मैं आपको दो चीजें कराऊंगा, एक तो लीफो करा दूंगा और एक बेस स्टॉक लेवल करा दूंगा। उससे अगली क्लास के अंदर हम दो चीज और कर लेंगे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। खत्म हो गया सर कॉन्सेप्ट। लो जी, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बड़ा ही सिंपल होता है। तो देखो ये फीफो जो मेथड है, ये कहाँ किया जाएगा। ये मेथड एक स्टोर लेजर बनाया जाएगा इस मेथड के अंदर, उसी स्टोर लेजर में मटेरियल का हिसाब किताब होगा। और ये स्टोर लेजर कौन बनाता है, स्टोर कीपर। तो समझ लीजिए, अगर हम फीफो मेथड से
हम मटेरियल का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो हमें स्टोर कीपर वहां गोडाउन में बैठे हुए हैं और हम ये लैपटॉप में स्टोर लेजर मेंटेन कर रहे हैं और स्टोर लेजर में बता रहे हैं कि कब कितना मटेरियल फैक्ट्री के अंदर गया, कब कितना गया, फिर कितना हमने सप्लायर से मंगाया, उसमें से कितना गया, कौन सा वाला मटेरियल गया, आज ये मंगाया था तो ये वाला गया, कल वाला गया। ये सभी बातें जो हमें लिखनी होती है वो स्टोर लेजर में बनानी होती है। तो जब भी हम कोई मेथड पढ़ेंगे और मेथड पढ़ने में उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो हम बेसिकली हर मेथड में स्टोर लेजर ही बनाएंगे। स्टोर लेजर में बेसिकली क्या होता है कि कितना मटेरियल आज गोडाउन में आया और उसमें से कितना फैक्ट्री में भेजा, कौन सा वाला भेजा है, किस प्राइस पर भेजा है, वो सब हमें यहाँ पर नोटिंग करनी होती है अलग अलग मेथड के हिसाब से। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप समझिएगा, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, तो आप एज अ स्टोर कीपर अपने आप को ट्रीट करेंगे और आप बनाएंगे स्टोर लेजर। और आपको मटेरियल का रेख देख करनी है, आपको मटेरियल को देखना है कि कब कितना मटेरियल आया, किस प्राइस पे, और हमने कितना मटेरियल इशू करा फैक्ट्री में किस प्राइस पर। यही आपको देखना है अलग अलग मेथड के हिसाब से। आइए तो समझते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये मेथड क्या कहता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मटेरियल आया था वो पहले जाएगा। क्या बोला इसने? जो मटेरियल पहले आया था वो पहले ही जाएगा। जो मटेरियल पहले आया था वो मटेरियल पहले जाएगा। जो मटेरियल पहले आया था वो मटेरियल पहले जाएगा। पहले आया था कहां से? कहां से? हमने कहा सप्लायर से। पहले जाएगा कहां? हमने कहा कहां जाएगा? हमने कहा फैक्ट्री में। आया समझ में? समझ में आया क्या लिखा हुआ है? जो मटेरियल पहले आया था, भाई कहां से आया था? सप्लायर से। जो मटेरियल पहले आया था वो मटेरियल पहले ही जाएगा। कहां जाएगा? फैक्ट्री में। मतलब सप्लायर से गोडाउन में जो मटेरियल पहले आया था उसी मटेरियल को पहले भेजेंगे फैक्ट्री के अंदर। इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए जरा देखेंगे। इन दिस मेथड of pricing the issue of material, अगर आपसे कोई पूछे मटेरियल इशू करने का मतलब क्या होता है, तो आप कहना है स्टोर से जब हम फैक्ट्री में बेचते हैं उसको हम मटेरियल इशू कहते हैं। इन ऑर्डर इन विच, ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर में भेजेंगे, इन विच दे परचेज्ड, जिसको पहले परचेज करा था वो पहले ही फैक्ट्री में जाएगा, उसकी बारी पहले आएगी। मतलब जो मेरी एक दुकान है गारमेंट की, तो मैं उसमें कपड़े बेचता हूं, तो मैंने कपड़े जो पहले खरीदे थे पहले उसको बेचूंगा, ठीक है। और जो बाद में कपड़े आ रहे हैं, मतलब जो पहले कपड़े आएंगे पहले वो बेच दूंगा, फिर आएंगे फिर बेच दूंगा, फिर आएंगे फिर, मतलब ऐसा नहीं होगा पहले आया बाद में बेचा। जो पहले कपड़े आएंगे उसको पहले ही बेचा जाएगा। इन दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज, कहता है जैसे आपने परचेज किया, जिस ऑर्डर में परचेज कर रहे हो मटेरियल को उसी ऑर्डर में वो मटेरियल जाएगा। पहले ए मटेरियल परचेज करा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पहले ए ही फैक्ट्री में जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा। जिस ऑर्डर में परचेज कर रहे हो उसी ऑर्डर में मटेरियल इशू होगा, मतलब फैक्ट्री में जाएगा। क्लियर? इन अदर वर्ड लिखना है इसके आगे। इन अदर वर्ड दूसरे तरीके से कहा जाए तो, in other word the material are issue in order, in the order, मटेरियल उस ऑर्डर में इशू करा जाएगा in which they arrive in a store, they arrive in a store, they arrive in the store। वो कह रहा है मटेरियल उस ऑर्डर में इशू करा जाएगा, मतलब उस ऑर्डर में फैक्ट्री में भेजा जाएगा जिस ऑर्डर में मटेरियल अराइव हुआ था स्टोर पे। मतलब जो सा मटेरियल पहले स्टोर पे आया था उसी मटेरियल को पहले भेजेंगे फैक्ट्री के अंदर। यही है कॉन्सेप्ट फीफो मेथड का। फीफो कहता है जो मटेरियल पहले आया था उसको पहले भेजा जाएगा। कहां से आया था? पहले सप्लायर से। और कहां भेजा जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में भेजने को क्या कहते हैं? मटेरियल इशू कहते हैं। बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट।
देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाओगे प्रैक्टिकली जब आप एक क्वेश्चन करोगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे कि भाई कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को और किस तरीके से करा जाए। प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही कब कर पाते हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ सिंपल सा और उसको समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। थ्योरेटिकली समझ गए, प्रैक्टिकली समझाते हैं। आइए दोस्त, कहते हैं, कहता है प्रिपेयर करो एक स्टोर लेजर अकाउंट। तो स्टोर लेजर अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? स्टोर कीपर। और हम, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम याले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम स्टोर कीपर है और हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा। क्या फॉर्मेट रहेगा मैं अभी बता देता हूं आपको। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल इशू। तो आपको कह रहा है कि जब आप स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो फीफो मेथड का यूज करना। देखो ये देखिए 2016 मार्च 1, मार्च 3, मार्च 4, मार्च 5, मार्च 13। तो ये मार्च की महीने की आपको डिटेल दे रखी है कि मार्च के महीने में इस तरीके से आया था और इस तरीके से हमने भेजा है। तो देखो इशू ऑफ 70 टन, इशू का मतलब होता है हमने गोडाउन से निकालकर फैक्ट्री में भेजा। और रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर का मतलब है कि हमारा सप्लायर से गोडाउन में आया। तो अगर रिसिप्ट लिखा है तो इसका मतलब सप्लायर से गोडाउन में माल आया है, और अगर इशू लिखा है तो गोडाउन से फैक्ट्री में भेजा है। और हम गोडाउन में बैठे एज अ स्टोर कीपर और बना रहे स्टोर लेजर अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए तो एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाकर दिखाता हूं और इसका फॉर्मेट सिखाता हूं कि किस तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट बनता है। थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। स्टोर लेजर अकाउंट ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल सा है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आती है डेट। पहले एक डेट का कॉलम आता है, ठीक है। पहले एक कॉलम किसका आएगा? डेट का। फिर एक कॉलम होता है रिसिप्ट का। एक मिनट, हाँ, सही से बना दूंगा तो सही रहेगा। एक कॉलम होता है रिसिप्ट का, एक कॉलम होता है इशू का, और एक कॉलम होता है बैलेंस का। सर अभी मत बनाना, पहले मुझे बनाने दो। तो दोस्तों एक कॉलम हो गया डेट का, यहां हम डेट लिखेंगे। ये हमारी होगी रिसिप्ट, पहले रिसिप्ट आएगा। फिर हमारा होगा इशू। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब हुआ कि सप्लायर से गोडाउन में आया है माल। और इशू का मतलब क्या हुआ कि गोडाउन से फैक्ट्री में भेजा है। और बैलेंस जब हमने बच गया तो बैलेंस क्या बचा वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर तीन तीन कॉलम और बनेंगे। तो पहला कॉलम बनेगा जी क्वांटिटी का, कितने क्वांटिटी में माल आया है। दूसरा कॉलम बनेगा सर प्राइस का। एक मिनट, ज्यादा पतला हो रहा है। पहला बनेगा क्वांटिटी का, कितने क्वांटिटी में माल आया है। दूसरा बनेगा सर प्राइस का, किस प्राइस पर आया है, एक यूनिट किस प्राइस पर आई है। और तीसरा बनेगा टोटल। तीसरा क्या बनेगा? टोटल। सेम इसमें पहले क्वांटिटी का बनेगा, फिर किस प्राइस पर आया उसका, और फिर आएगा टोटल। तो ये टोटल का कॉलम है, थोड़ा बड़ा बनाना। फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट लिखनी होती है। फिर सेम बैलेंस में भी, बैलेंस में भी पहले क्वांटिटी का कॉलम आएगा, किस क्वांटिटी में बच गया बैलेंस और किस प्राइस पे बचा हुआ है और क्या वैल्यू है उसकी। और इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट खत्म होगा। एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसी को कॉपी करके बार बार ना बनाऊंगा। ये लो जी। ठीक है जी, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार नहीं मुझे। तो कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं कहीं पर। ये लो, ठीक है सर। आइए वापसी, सेफ रहेगा वहाँ पर, है ना। बार बार बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सबसे सिंपल होता है पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एक क्वेश्चन में आ जाएगा ना तो आपको एक खुशी होगी कि यार मैं कर लूंगा, और खुशी दुखी इस बात का होगा या बड़ा टाइम लगाएगा। इसमें यही होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर खुशी इस बात की होगी कि कर लोगे आप। ये होगा पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 2016 मार्च 1 में अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारे स्टोर में 500 टन और 200 के रुपए के हिसाब से, एट द रेट के आगे जो लिखा है वो प्राइस लिखा है 1 टन का। 500 टन हमारे पास पड़ा हुआ है मटेरियल, और 200 रुपए 1 टन का उसका प्राइस है। तो इसमें मतलब शुरुआत में हमारा बैलेंस कितना बड़ा था, तो यहां पर हम लिखेंगे मार्च, मार्च 2016 का, और
ऐसे लिखेंगे 2016 मार्च 1। तो 2016 के मार्च 1 को अगर आप देखोगे तो यहां पर रिसिप्ट कुछ नहीं हुई, ठीक है। अच्छा ये बता दो ये क्या है, पहले लिखोगे यहां पर क्वांटिटी, यहां लिखोगे प्राइस पर क्वांटिटी, और यहां लिखोगे वैल्यू। वैल्यू मतलब कितना रुपए का बना। अगर 10 यूनिट मंगा रहा हूं और एक यूनिट 5 रुपए की है तो 50 रुपए आ जाएगा यहाँ पर। 10 क्वांटिटी मंगा रहा हूं यूनिट, और एक यूनिट अगर 5 रुपए की है तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। सेम एज इट इज, क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू। यहां पर भी क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू, ठीक है। अच्छा ना तो मुझे इशू हुआ पहले साल पहले महीने में, बस ये बचा है कि मेरे पास 500 टन, 500 टन मेरे पास क्या पड़ा है मटेरियल। एक टन 200 रुपए का है, तो मुझे 500 बताओ कितने का हुआ, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 500 टन है और एक 200 का है, तो भैया कितने का हो गया 1 लाख रुपए का। तो यहां पर आएगा 1 लाख रुपए का मटेरियल हमारे पास पहले से गोडाउन में बैलेंस पड़ा था साल के शुरू में, मतलब महीने के शुरू में। ये अगर महीने के शुरू में ओपनिंग बैलेंस है तो आप ना तो रिसिप्ट में लिखोगे, ना इशू में, ना बैलेंस में, कुछ नहीं करना। रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट में लिख देना है, बैलेंस में जोड़ते जाना है। देखो पहले सबसे पहले क्या हुआ, 3 तारीख को गोडाउन में पहले से 500 टन बचा था 200 रुपए के हिसाब से, 3 तारीख को 70 टन भेज दिया। अब हमें बेसिकली निकालना होता है किस प्राइस पे भेजा। अभी हमने क्या करा, कोई हमारे मटेरियल नहीं आया, तो मार्च 3 को अगर आप देखोगे, मार्च 3 को अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्च 3 को कोई भी रिसिप्ट नहीं आई है, सप्लायर ने किसी ने नहीं खरीदा हमने। हाँ मार्च 3 को हमने क्या करा, 1 मार्च को हमारे 500 टन पड़ा था, इस 500 में से 70 टन हमने भेज दिया। अब भाई ये 500 जो टन मेरे पे है वो कितने प्राइस का था, पहले आप देखो कि आपने जो 70 टन भेजा ना फैक्ट्री के अंदर, इशू करा, इशू करने का मतलब क्या है, फैक्ट्री में भेजना। आपने जो 70 टन फैक्ट्री में भेजा है ना दोस्त, वो 70 टन आपने कहां से भेजा, इस क्वांटिटी से भेजा। क्योंकि पहले से आप ये सोचो, आप स्टोर कीपर हो, आपकी फैक्ट्री में 500 टन मटेरियल पड़ा है, वहीं से तो 70 टन भेजा होगा। जब वहां 70 टन भेजा होगा तो वो कितने का आया था, 500 टन कितने का आया था जो फैक्ट्री में पड़ा है 200 रुपए के हिसाब से, तो जो 70 टन भेजा होगा वो भी तो 200 रुपए के हिसाब से पड़ा होगा कॉस्ट। बस यही समझना है यहाँ पर कि जो हम टन भेज रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो किस प्राइस पे भेज रहे हैं, जिस प्राइस पे पड़ा हुआ था भाई 5। पहले आप ये देखो, आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो क्वांटिटी भेजी वो कहां से भेजी है। अगर आपने क्वांटिटी 70 टन इसमें से भेजी है तो यही प्राइस लेना है, बस सिंपल। 7 दूनी 14, तो यहां पर कितना आ गया 14,000, तो 14,000 रुपए का भेजा। अब मुझे बताओ अगर 500 में से, सुनना ध्यान से, अगर अभी लिखना नहीं है कुछ भी नहीं लिखना, पूरा टाइम मिलेगा। अगर 500 में से 70 टन भेज दिया तो बताओ कितना बच गया, 430 बच गया। बताइए 430 ही तो बचा, और कितने के हिसाब से, वही 200 रुपए के हिसाब से। तो 430 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या आएगा 86,000 आ गया, क्योंकि भैया 14,000 तो 14,000 का मेटेरियल तो चले गया, बस यही करना है। फिर क्या हुआ भाई, 4 मार्च को क्या हुआ, 100 टन भेजा गया। मार्च 4 को क्या हुआ, कोई भी रिसिप्ट नहीं हुई और 100 टन भेजा गया है। तो मुझे बताओ अब बैलेंस कितना बच गया। अब ये देखोगे अब बैलेंस कितना बचा, 430 टन। अब इसमें से तो भेजोगे 100 टन, जब इसमें से भेजोगे, इसका प्राइस क्या था 200, तो 100 टन का प्राइस भी क्या होगा 200, क्योंकि ये 100 टन इसमें से ही है। तो कितना आ जाएगा सर 20,000। अब मुझे बताओ बच कितना जाएगा भाई, 430 में से 100 टन भेज दिया तो अब 330 ही बैलेंस बचा, वो भी 200 रुपए के हिसाब से। तो 330 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आ गया 66,000 रुपए। क्या बात क्लियर है या नहीं है बताइए सर, क्लियर हो रहा है, कितना सिंपल है। इसके बाद फिर क्या हुआ, 5 तारीख को फिर 80 टन भेजा, ठीक है सर। तो हमसे पता है बेसिकली क्या होता है, हमें बस ये निकालना होता है इसमें, जो आप मटेरियल भेज रहे हो फैक्ट्री में वो किस प्राइस पे भेज रहे हो, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही तो था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, किस प्राइस पे भेजोगे। तो अलग अलग मेथड्स के अलावा अलग अलग प्राइस आते हैं। तो फीफो के हिसाब से क्या आ रहा है, जो पहले आया था वो पहले जा रहा है, देख रहे हो आप, जो पहले आया था वो पहले जा रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। 80 टन फिर भेजा, और ये 80 टन इसी 330 में से होगा। अब 200 रुपए के हिसाब से 8 दूनी 16 है ना, 80 इंटू 200, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का मटेरियल फिर भेज दिया। अब 330 था पहले, 80 भेज दिया, कितना बच गया 250, और कितने के हिसाब से बचा 200 रुपए के हिसाब से। तो 250 इंटू 200, तो 50,000। अब यहां से समझ में आएगा फीफो मेथड। ये फीफो क्या कह रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद कहा कि 13 मार्च को हमने 200 टन मंगाया 190 रुपए के हिसाब से, हो गया ना प्राइस कम। अभी हमारे पे कितने के हिसाब से पड़ा था 200 के हिसाब से, अब 190 के हिसाब से हमने मंगवाया। तो हमने इस बार मार्च 13 को क्या करा दोस्त, मार्च 13 को हमने 200 यूनिट क्वांटिटी रिसिप्ट करी है, मंगवाया है, हमारे पास गोडाउन में आई है। रिसिप्ट मतलब कि गोडाउन में आई है, कितने के हिसाब से 190 रुपए के हिसाब से। तो 200 इंटू 190 कितना आ गया 38,000 रुपए।
200 इंटू 190 कितना आ गया 38,000 रुपए। इस 13 मार्च को कोई भी कुछ इश्यू नहीं करा, जब इस रिसिप्ट करोगे तो इशू नहीं करोगे, ऐसा होगा। तो 13 मार्च को कोई भी इशू नहीं करा। अब मुझे बताओ कितना बच गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पे पहले तो बचा था 250, 200 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का मटेरियल, भैया तो पहले का था ना मेरे पे, और अभी और खरीदा तो 250 200 के हिसाब से पहले से था, और अभी और खरीदा 200 यूनिट 190 रुपए के हिसाब से। कितना आ गया सर 38,000 रुपए। ऐसे लिखना होता है बैलेंस में, आपको टोटल लिखना होता है और जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि इसका अलग प्राइस है और इसका अलग प्राइस है, और अगर सेम प्राइस होगा तब भी नहीं जोड़ना, अलग अलग लिखना हर बार। तो अगर हमारे पास 250 यूनिट पहले से पड़ा था और 200 हमने और खरीदा, तो 250 200 रुपए के हिसाब से पड़ा हुआ है और 200 यूनिट 190 के हिसाब से पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ 14 तारीख को मैंने रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ए 15 टन, डिपार्टमेंट मतलब फैक्ट्री से 15 टन रिटर्न आ गया, वापसी आ गया। ठीक है, अब जब वापसी आएगा तो बताओ गोडाउन में आया या गया। गोडाउन में जब स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं ना दोस्तों, तो ये देखना होता है कि गोडाउन में आया या गया। आया दो जगह से आ सकता है, या तो जो फैक्ट्री में भेजा है वहां से वापसी आ जाए, या सप्लायर से खरीद लिया। तो रिसिप्ट का मतलब क्या है, जो गोडाउन में आया है मटेरियल। तो दो तरीके से आ सकता है मटेरियल, या तो फैक्ट्री से भेजा, फैक्ट्री से वापसी रिटर्न हो गया, जो हमने फैक्ट्री को भेजा था उसमें से वापसी रिटर्न हो गया, या फिर सप्लायर ने भेजा हो। तो अभी क्या हुआ, अभी 13 मार्च को तो सप्लायर से रिसिप्ट हुआ था। अब जो हुआ वो मार्च 14 को क्या हुआ, मार्च 14 को क्या हुआ दोस्त, 15 यूनिट फिर रिसिप्ट हुई, पर इस बार सप्लायर से नहीं, इस बार फैक्ट्री से हुई। हमारे पास रिसिप्ट का मतलब क्या है, गोडाउन में आ गई। रिसिप्ट का मतलब क्या है इधर, कि गोडाउन में आ चुका है। अब मुझे बताओ किस प्राइस से आया होगा, हमने भेजा किस प्राइस से था, अभी तक हमने 3 बार भेजा, किस प्राइस से भेजा, 200 के हिसाब से, तो आया भी तो 200 के हिसाब से आया होगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, तो जिस प्राइस से भेजोगे उस प्राइस से आएगा। तो 15 इंटू 200, यह आ गया 3,000, यह आ गया 3,000। कोई भी इशू नहीं करा। अब मुझे बताओ, ओहो यहां नहीं लिखना होगा, यहां नहीं लिखना होगा क्योंकि इसके लिए जगह छोड़नी होगी, ये लाइन के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब यहां से चालू होगा, जगह यहां है। मार्च 14 15 यूनिट आया, हमने भेजा था हर एक यूनिट जो 70 100 और 80 जो भेजी हमने 200 के हिसाब से भेजी है, तो वापसी भी कितने के हिसाब से आया होगा, 200 के हिसाब से। ये कितना आ गया सर, 3,000 रुपए। ठीक है, अब ये भले ही इसमें से आया पर इसमें नहीं जोड़ना होता। जब भी रिसिप्ट आती है उसको अलग तरीके से शो करना होता है। कैसे शो करेंगे, पहले तो मैं लिखूंगा पहले मेरे शुरुआत में कितना बैलेंस था और अब कितना आया। पहले मेरे पे था 250, ये वाला लिखूंगा 250, 200 रुपए के हिसाब से 50,000 था मटेरियल। फिर 200 यूनिट हमने रिसिप्ट सप्लायर से मंगाया 190 के हिसाब से 38,000 रुपए का, और फिर फैक्ट्री से रिसिप्ट हो गया 15 यूनिट 200 के हिसाब से 3,000 रुपए। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, तरने का तरीका समझिए कि भले ही ये 15 इस 250 में इंक्लूड, इस 250 का ही है, पर इसको जोड़ेंगे नहीं। जब भी रिसिप्ट होगा उसको अलग तरीके से शो करा जाएगा। पहले ये दो बचे हुए थे, ये दो 250 200 के हिसाब से पहले से बचा हुआ है, 200 फिर और खरीदा था हमने, वो बैलेंस बच गया, और अभी और आएगा, तो टोटल इतना आ गया। अब यहां पर और कितना हुआ, 16 तारीख को क्या हुआ, 16 तारीख को हमने 180 टन इशू करा। अब यहां पर समझ में आएगा फीफो मेथड क्या कहता है। फीफो मेथड कहता है जो पहले आया था उसको पहले भेजा जाएगा। अब मैं कहूंगा ये बाद में आया, किसके बाद आया, 15 यूनिट इसके बाद आया, तो इसको इसके बाद ही भेजा जाएगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं भेजा जाएगा, भले ही ये उसमें से ही था। और ये 200 यूनिट तभी भेजा जाएगा जब तक ये 250 खत्म ना हो। तो ये तरीका होगा फीफो मेथड, पहले ये 250 को खत्म करेंगे पूरा, जब ये 250 पूरा खत्म हो जाएगा फिर 200 खत्म करेंगे, फिर 200 खत्म हो जाएगा, फिर 15 पे आएंगे। फीफो मेथड, जो पहले है वो पहले जाएगा, जो बाद में है उसके बाद जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जाएगा। यही तरीका है, यही ऑर्डर फॉलो करना है, इसको कहते हैं फीफो मेथड। अब मेरे पास 3 टाइप के मटेरियल है, 200 250 यूनिट पड़ा है 200 के हिसाब से, 200 यूनिट पड़ा है 190 के हिसाब से, और 15 यूनिट पड़ा है 200 के हिसाब से। तो अब मुझे कितना यूनिट इशू करना है, 180 यूनिट फैक्ट्री डिपार्टमेंट भेजना है। तो मई कितनी तारीख को भेजेंगे, मार्च 16 को, यहां लिखेंगे, यहां मार्च 16 को। मार्च 16 को क्या हुआ, इशू करा, मार्च 16 को क्या हुआ, इशू करा 100, इशू करा है, रिसिप्ट नहीं हुआ, इशू करा है। तो यहां नहीं आएगा, इशू में आएगा 180 यूनिट भेजिए, पता नहीं कितने के हिसाब से भेजिए। तो मेरे को बताओ क्या 250 यूनिट पहले हैं, क्या ये सबसे पहले वाली यूनिट है, और इसके बाद ये आई थी, फिर बाद में ये आई थी डिपार्टमेंट से वापसी। तो पहले कौन सी यूनिट है हमारे पास, 250 ना, जो पहले यूनिट है पहले उसको भेज जाएगा। तो ये 80 यूनिट किसमें से भेज जाएगी, इस 250 में से, क्योंकि पहले ये, जब तक ये 250 खत्म ना हो जाए तब तक हम इसमें नहीं जाएंगे। तो फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो ये 80 यूनिट इसी 250 में से जाएगा, और जब तक ये 250 खत्म ना हो जाए तब तक वो उसी में से जाएगा। क्या क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो 180 यूनिट, 250 यूनिट 200 के हिसाब से बढ़ी, क्या 180 बेच सकता हूँ, हाँ 180 यूनिट 200 के हिसाब से, क्योंकि प्राइस यही है।
तो 180 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आया 36,000 रुपए। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, यहां समझना जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान देंगे फिर दोबारा। मैं कह रहा हूं देखो इस 250 में ये था मेरा बैलेंस, ये था मेरा बैलेंस, इस 250 मैंने 180 भेज दी, तो 250 में जब 180 भेज दी तो बस कितना गया, इस 250 में से 180 बेचे तो 70 बच गया। तो अब मेरे पे क्या बचा, 70 यूनिट 200 के हिसाब से बच गया, इस 250 में 180 गया तो 70 बच गया 200 के हिसाब से, और ये 200 एज इट इज रहा, और ये 15 भी एज इट इज रहा 190 के हिसाब से, और ये 200 के हिसाब से, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है क्योंकि इसमें से तो गई नहीं। आया समझ में कैसे करना है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे समझते चले जाओगे। 14,000 रुपया, अब इसमें 14,000 का मटेरियल और बच गया जो बैलेंस पड़ा था, तो वही खत्म नहीं हो रहा अभी तो। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्या क्लियर हुआ आपको। चलो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद फिर रिसिप्ट हुआ है 240 टन 195 के हिसाब से, तो रिसिप्ट साइड में डाल दो। कब हुआ है रिसिप्ट, ये मार्च 20 को, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 20, 140 टन रिसिप्ट हुआ है, कितने के हिसाब से, 240 हुआ है 195 के हिसाब से, 240 टन रिसिप्ट हुआ है 195 के हिसाब से, तो 240 टन 195 के हिसाब से कितना हो गया 46,800, 46,800 का मटेरियल खरीदा। अब मुझे बताओ क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 70 पहले से बड़ी है, 200 पहले से बड़ी है, और 15 पहले से बड़ी है, और अभी और आई 240, ये भी अलग है, जितनी बार रिसिप्ट होगा उतनी बार अलग से शो करना होगा। तो 70 यूनिट पड़ी है 200 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट पड़ी है 190 के हिसाब से, 15 यूनिट पड़ी है 200 के हिसाब से, और 240 अभी खरीदी 195 के हिसाब से, कितना आ गए 14,000 रुपये, 38,000 रुपये, 3,000 रुपये, और ये कितना आ गया सर 46,800 रुपये, 46,800 रुपये। ठीक है, फिर क्या हुआ 300 यूनिट 300 टन इशू करा। अब जरा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 24 मार्च का, मार्च 24 का 300 टन इशू करा। अब 300 टन इशू करूंगा तो पहले तो 70 जाएगा, ठीक है, टोटल मुझे कितना टन इशू करना है 300, तो 300 क्या 70 में है, नहीं है, तो पहले 300 में से 70 टन इसका इशू कर दो, बाकी फिर इसमें से निकालो, और फिर अगर कम पड़ रहा है तो इसमें से निकाल लो, इस तरीके से जाएगा। तो मैं कहूंगा 300 टन टोटल भेजना है, तो पहले 70 टन भेजेंगे 200 के हिसाब से, ये खत्म हो जाएगा पूरा। अभी बच गया, हाँ 270 बच गया, 230 बचा, तो अब 200 टन यहां से निकालेंगे, पूरा खत्म हो गया ये भी 190 के हिसाब से। भाई सुनना, 300 टन भेजना है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो अभी पहले क्या है 70, तो पहले 70 वालों को भेजेंगे, पूरा खत्म हो गया, अभी भी 230 भेजनी है, फिर 200 में भेजो, अभी भी 30 भेजनी है, फिर 15 और भेज दो जो बची है 200 के हिसाब से, अभी भी 15 बचा है, तो अब यहां से निकाल लो 15, कितने के हिसाब से, ये 195 के हिसाब से। समझ में आया, इस तरीके से सेल आउट होगा कि अगर यूनिट कम पड़ जाए, अगर यूनिट कम पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको खाली करेंगे, इसमें खत्म हो जाएगी, और भेजनी है तो इसमें से भेजेंगे, फिर और भेजनी है इसमें से भेजो, फिर और भेजनी है फिर इसमें से भेजो, तरीका यही रहेगा, ऑर्डर यही रहेगा। कितना आया सर, ये पूरी खत्म हो गई 14,000 रुपए की यूनिट। ठीक है जी, अब 200 यूनिट ये भी पूरी गई 38,000 रुपए की, 15 20 200 के हिसाब से ये भी पूरा गया, और अब इसमें 240 थी, बस इसमें 15 यूज करा क्योंकि 300 पूरी हो नहीं रही थी, 70 उसमें से बेची, 200 में 270 हुई, 285 हो गए, 15 फिर इसमें से भेजनी पड़ी 195 के हिसाब से, 15 मल्टीप्लाई 195, ये आ गया 2925। अब मुझे बताओ बच कितनी गई, सिर्फ जो बची है ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, उसमें 240 में से 15 खत्म हो गई, तो अब कितनी बच गई 240 माइनस 15, 225, तो 225 यूनिट बच गई 195 के हिसाब से, 195 के हिसाब से, जो कि आया 43,875, 43,875, इस तरीके से सॉल्व करना है। आया समझ में ऑर्डर, तो अब पहले अब ये यूनिट अब सब खत्म होगी, तो अब जो भी इशू होगा वो इसी यूनिट से होगा। देखा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बस, इसलिए पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है, और आएगा ना तो इतना बड़ा नहीं आएगा, ये छोटा सा आएगा, क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग ये होता है ये। अभी और सॉल्व करो, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 320 टन 200 रुपए के हिसाब से, अब रिसिप्ट कर लो, कब हुआ रिसिप्ट 25 तारीख को, तो मार्च 25 को रिसिप्ट हुआ,
कितना रिसिप्ट हुआ है 240 टन 195 के हिसाब से, तो 240 टन 195 के हिसाब से फिर रिसिप्ट हुआ, 240 टन 195 के फिर रिसिप्ट हुआ 46,800। और ये दोनों यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये अब कितना बच गया, पहले 225 टन था 195 के हिसाब से, अब फिर 240 टन और लिया 195 के हिसाब से, तो ये आ गया 43,875 जो ऊपर सोल्व करा है वही, और नीचे आ गया 46,800। क्या क्लियर है? ये तो हो गया बैलेंस जो बच गया हमारे पास। अब हमने मटेरियल इशू करा, मटेरियल इशू करा 115 टन। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 वाला तो कर लिया ना हमने, ये सॉरी ये था 320 200 के हिसाब से था, 320 200 के हिसाब से था, गलती कर दी यहाँ पर, 320 200 के हिसाब से था। 300 टन माल लिया 200 रुपये के हिसाब से, 320 टन 200 के हिसाब से, 320 टन है 200 के हिसाब से, 320 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आता है 64,000 रुपये, 64,000। तो 225 टन पहले से बचा था और 320 टन 200 रुपये के हिसाब से और आए 64,000 रुपये। ठीक है, अब मार्च 26 को 115 टन इशू करा, मार्च 26 को 115 टन इशू करा है, 115 टन इशू करा है, कहां से करा होगा, इससे करा होगा क्योंकि अभी बचा हुआ है इसके अंदर, तो 115 टन 195 के हिसाब से करा क्योंकि ऑर्डर यही होना चाहिए, तो 115 मल्टीप्लाई 195 कितना आया 22,425। अब बचिए कितना गया 225 में से 115 टन इशू कर दिया तो 110 बचा 190 के हिसाब से, इसमें से 225 में से 115 कर दिया 110 बच गया, और ये तो एज इट इज रहा 320 200 के हिसाब से, 64,000 ऊपर निकाल लो, 110 मल्टीप्लाई 195 ये आ गया 21,450। क्लियर? इसके बाद और देखो क्या हुआ, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 35 टन। अब जो डिपार्टमेंट से रिटर्न हुआ है 35 टन, ये जरा इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से प्राइस पे रिटर्न हुआ, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, एक डिपार्टमेंट बी को भेजा था वहां से 35 टन रिटर्न हो गया, और कितनी तारीख को हुआ 27 तारीख को, तो मार्च 27 35 टन रिटर्न हुआ, पर किस प्राइस पे रिटर्न हुआ ये नहीं पता, 35 टन रिटर्न हुआ पर किस प्राइस पे ये नहीं पता। तो अगर भाई इतना सारा इशू करा अब पता नहीं किस में से भेजा है, तो ऐसे पता नहीं चलता है। तो इस केस के अंदर क्या भाई, आप खुद ही सोचो, मैंने इतने सारे मटेरियल इतने सारा इशू करा था, भाई किसी में से हो सकता है रिटर्न वो, पर हम कैसे पता लगाए किससे हो सकता है, वो मटेरियल तो एक जैसे ही है सारे के सारे, तो हमें नहीं पता चल सकता कि वो इस 115 में से था, इसमें से 15 से, इसमें से था, इसमें से था, इसमें से था, इसमें से था, इसमें से किस में से था, नहीं पता। तो अब जब आपको ये पता ना चले कि भाई जो मटेरियल हमने रिटर्न आया है वो किस प्राइस है, जस्ट इससे ऊपर देखना क्या इशू करा था, जब इससे ऊपर देखना क्या इशू करा था, उस प्राइस पे वापसी मंगाना। मतलब 35 टन जो मेरा वापसी आया है, जस्ट इससे ऊपर देख रहा हूं तो 195 के हिसाब से भेजा था, तो मैं मान के चलूंगा कि जो 115 यूनिट मैंने अभी अभी भेजी ना उसमें से 35 आया है। ये हमारी अजम्पशन होती है इसके अंदर, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते कि किस में से है, तो हम ये मान के चलते हैं जो मार्च 26 को, मार्च 27 से पहले एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जब भी इससे पहले मैंने इशू करा था तो वो किस प्राइस पे इशू करा था उसी प्राइस पे वापसी आया होगा, ये मान के चलेंगे। तो 195, और जब यहां पर एक से ज्यादा आएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जब यहां पर एक से ज्यादा आएगा, मान लो 115 3 बार में बेचा जैसे ऐसा आता, तो फिर किस प्राइस पे करता, तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, धीरे धीरे 35 195 के हिसाब से मैं कहूंगा जिस मटेरियल, जो मेरा मटेरियल रिटर्न हुआ है उससे पहले मैंने क्या इशू करा, जिस प्राइस पे इशू करा था उसी प्राइस पे वापसी आ गया, ये मानते हुए चलेंगे। इसमें अजम्पशन होती है क्योंकि हम बता नहीं सकते दोस्तों इसके अंदर कि कौन सा वाला मटेरियल आपने भेजा है, तो हम मान के चलते हैं जो हमने हाल ही में भेजा है उसी का रिटर्न आया होगा, तो ये आएगा 6825। तो अब मेरे पे क्या क्या मटेरियल बच गया जरा बताइए। मेरे पे पहले से 110 था और 320 पहले से था और 35 और आया, तो 110 195 के हिसाब से, 35 320 200 के हिसाब से, और ये भी 195 के हिसाब से, ये आ गया 21,450, ये आ गया 64,000, और यह आ गया आपके पास 35,195 6825। लो भाई खत्म होने वाला है, लास्ट रह गया है, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहते, देख रहे हो आप कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट है, उसके बाद मार्च 28 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 100 टन 200 के हिसाब से, 100 टन 200 के हिसाब से रिसीव्ड हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सप्लायर से 100 टन 200 के हिसाब से हुआ, मार्च 28 में 100 टन 200 के हिसाब से रिसीव करा, यह आ गया 20,000 रुपये, और कोई भी इशू नहीं करा, तो अब मेरा फाइनल बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं इशू करा, 110 195 के हिसाब से पहले बचा हुआ है, फिर 320 200 के हिसाब से बढ़ा हुआ है, फिर 35
195 के हिसाब से बचा है, और अभी और करा 100 टन और रिसीव्ड हुआ 200 रुपये के हिसाब से। तो बताइए क्या था, 31,450, 64,6825, और ये आपके पास हो गया 20,000। बस यहीं पर छोड़ देना, टोटल मत करना, टोटल नहीं करना, ठीक है, यहीं छोड़ देना कि भाई ये मटेरियल इस प्राइस पे बचा हुआ है। क्या समझ में आया आपको? तो इस तरीके से देखिए, अभी धीरे धीरे हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ में आया, धीरे धीरे अभी क्या हो सकता है, देखो बहुत सारी, क्योंकि बड़ा है बहुत ज्यादा ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, छोटा सा क्वेश्चन था, सोचो इसमें बस इतनी सी ट्रांजेक्शन थी। आप एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन है, ये भले ही लीफो से करना है पर होमवर्क में करके लाइएगा फीफो से, इसको इग्नोर कर दो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फीफो से करके लाइएगा इसको, सेम क्वेश्चन करके लाइएगा, सेम क्वेश्चन है, फीफो से करके लाइएगा, ठीक है। जो ये MRN नंबर इसको भूल जाना, ये कोई नहीं है, ये समझा 420 रुपये से 11 रुपये के हिसाब से 120 करा है, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। हाँ, पर जब रिटर्न होगा ना, रिटर्न, तो रिटर्न में पता चलेगा रिटर्न अभी हुआ है इसके अंदर नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब रिटर्न होता है तो बता देता है कि MRN नंबर 331 से रिटर्न हुआ है, या फिर जॉब वाइड नंबर इससे, MRN नंबर इससे रिटर्न हुआ है, तो वो, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाइएगा। आज की क्लास में इतना से करेंगे, हमें और प्रैक्टिस करनी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लीफो कराऊंगा और एक क्वेश्चन फीफो लिफो दोनों कराऊंगा। पहले लीफो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फीफो समझ में आया, लीफो कॉन्सेप्ट समझा देंगे, या पहले क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद लीफो कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके क्वेश्चन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी थोड़ी बड़ी रहेगी, आज की क्लास छोटी है क्योंकि मुझे आज कॉन्सेप्ट बताना था, और एक लीफो का मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया आपको किस तरीके, सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। आपको खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आ गया, पर दुख इस बात का होगा कि हम इतना बड़ा करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद, होपफुल आपको चीज़ समझ में आ रही है। जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जरूर उतारे करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।